ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ। उसके बाद में आज हम बात करेंगे मल्टीपल पेजिंग की, इन्वर्टेड पेजिंग की और सेगमेंटेड पेजिंग बात करेंगे। फिर सेगमेंटेशन की बात करेंगे। तो देखो, इससे पहले हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में बात की थी। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो हमने कंप्लीट किया था, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली हमने बात की थी कि हमारे पास में जब भी हम मेन मेमोरी की बात करते हैं, तो हमारे पास में मेन मेमोरी के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेज होते हैं, वो नंबर ऑफ पेज हम कम ला सकते हैं, क्योंकि मेन मेमोरी साइज क्या होती है, कम होती है। तो हमने लास्ट क्लास में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन किया था। और जो पेज रिप्लेसमेंट आपके पास में जो एल्गोरिथम जो कंसेप्ट था, उस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, तो लास्ट क्लास में हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बस बात की थी कि सबसे पहले जो एल्गोरिथम थी वो कौन सी थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सी थी, LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। फिर हमारे पास कौन सी थी, MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज। फिर हमारे पास कौन सी थी, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। फिर हमारे पास यहाँ थी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बात थी, ठीक। LRU की बात करें तो हमारे पास कौन सी थी, लीस्ट रिसेंट यूज। फिर यहाँ बात करें तो हमारे पास कौन सी थी, मोस्ट रिसेंटली यूज, ठीक। ये सारी की सारी जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थी, इन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिक आपको एक तो थ्योरी पॉइंट ये बताना चाहिए कि जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताना चाहिए कि इनके अंदर जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से आपके कार्य करते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको बताना चाहिए। उसके बाद अगर आज की क्लास बात करें, आज हम बात करेंगे इसकी मल्टी लेवल पेजिंग बात करें, ठीक। यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे लास्ट क्लास के बाद हमने एक टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया था, और उस टेस्ट का रिजल्ट भी आपके सामने लग गया होगा। आप सबने टेस्ट भी दिया होगा। तो आपका यूनिट टेस्ट कौन सा था अभी, सब्जेक्ट टेस्ट कौन सा था, सब्जेक्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एक ही बात है। सब्जेक्ट टेस्ट आपका थर्ड कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो सब्जेक्ट टेस्ट थर्ड की बात करें तो आपका रिजल्ट भी लग गया होगा। फर्स्ट रैंक किसकी है, कौन है नमन। देखो, इस सब्जेक्ट टेस्ट थर्ड आपका ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। और सब्जेक्ट टेस्ट थर्ड के अंदर जैसा कि पहले आपको पता है, सेम कॉन्सेप्ट वही होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है आपको, और 1 घंटे के टाइम में आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट टेस्ट थर्ड था, इसमें जो भी आपका अभी तक जो कंप्लीट हो चुका है, उसके बेस पे आपके टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट का लेवल यहाँ पे जो हमने सेट किया था, अगर इसकी मैं लेवल की बात करूँ, लेवल जो सेट किया था टेस्ट का, वो हम मान के चलते भाई लेवल 2 to 3 के बीच का लेवल था। तो थोड़ा सा क्या था, टेस्ट एक लेंदी टेस्ट था, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग रहा था टेस्ट को सोल्व करने में। तो 1 घंटे की जो टाइम था उसमें आपको मैनेजमेंट भी करना था, अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हुए आपको टेस्ट को सोल्व करना था, ठीक है ना। ये हमेशा सीखते हुए चलना, हर टेस्ट में सीखते हुए चलना, कि जब भी आप कोई टेस्ट के ऊपर जब आप बात करते हो, तो टेस्ट में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 घंटे के ड्यूरेशंस में हम टेस्ट को मैनेज कैसे करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप टाइम जो है वो लेंथी बड़े क्वेश्चंस पे ज़्यादा कंज्यूम कर देते हो, और बाद में फिर आपके पास टाइम बचता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग से ये प्रैक्टिस करते हुए चलना कि टेस्ट के अंदर आपको किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इस टेस्ट की अगर बात करें तो आपके जो एवरेज नंबर है वो आपके 30 से 35 नंबर आपके एवरेज आने चाहिए। एक बार इस टेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट्स की बता देता हूँ आपको। ऑनलाइन जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, उनका PDF फॉर्मेट में टेस्ट था। वो आज जब ये सॉल्यूशन होगा तो अपना रिजल्ट चेक करना एक बार। देखो, जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हो ना, तो एटलीस्ट टेस्ट देने के बाद में आपको जो काम करना है, वो काम आपको ये करना है कि अपने टेस्ट का सॉल्यूशन आप प्रॉपरली देखा करो। जैसे मान के चलो कि आपने टेस्ट दिया, सब्जेक्ट टेस्ट थर्ड था आपका। अभी सब्जेक्ट टेस्ट थर्ड है, इस सब्जेक्ट टेस्ट थर्ड में आपने जनरली जो इससे पहले जो दो दो टेस्ट हुए थे, और इसमें जो आपने डिफरेंस फील किया होगा, छोटा डिफरेंस आपने फील किया होगा कि टेस्ट में थोड़ा सा एक तो लेंदी टेस्ट था। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर आपको लग रहा होगा कि 1 घंटे टाइम कम पड़ रहा है, ठीक। तो इस एक टेक्निक्स के अंदर आपको सीखना ये है कि सबसे पहले उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस कम है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो फिर आपको करना क्या था, पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिनमें कैलकुलेशंस कम है,
ठीक, और ये अभी से ही प्रैक्टिस करो। ठीक। सेकंड, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग कम से कम रखनी है। जब भी आप टेस्ट देते हो तो कोशिश ये किया करो कि भाई अपने आप को नेगेटिव से बचाओ। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे हम एवरेज मार्क्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे एवरेज मार्क्स की बात करें, एवरेज अगर मार्क्स की बात करें तो भाई मैं कह रहा हूँ आपके एवरेज जो मार्क्स है ना वो आप कितने आने चाहिए, 30 से 35 नंबर आपके एवरेज आने चाहिए इस टेस्ट में। ठीक है, और ये टेस्ट में अगर आपके 30 से 35 नंबर एवरेज आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं आ रहे तो फिर आप अपने आप पे काम करो। अब अपने आप पे काम कैसे करोगे भाई? काम करने का मतलब है कि ये जो नंबर है, ये नंबर को लाने के लिए आपको फिर थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपका टेस्ट का रिजल्ट कल लग गया था, सबने चेक कर लिया होगा टेस्ट का रिजल्ट। अच्छा, अब ये जो टेस्ट का रिजल्ट है ना, इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद में आपको एक काम और करना है, जब सॉल्यूशन हो ना उस टाइम पे लाइव जुड़ जाना। कोशिश आज ही रात को सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं। सॉल्यूशन के टाइम पे ये देखना है कि भाई आपने जब क्वेश्चंस को रीड किया, आपके माइंड में उस क्वेश्चंस के प्रति क्या इमेज क्रिएट हुई। भाई सिंपल सी बात है, आपने सब्जेक्ट स्टडी कर लिया और सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद आप टेस्ट दे रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने किसी क्वेश्चंस को रीड किया, उसके बाद में क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में आपने ऑप्शंस के रूप में जब उन ऑप्शंस को देखा, तो आप उस टाइम पे उस क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो, गलत कर पा रहे हो, या फिर उस क्वेश्चंस के अंदर कन्फ्यूज होकर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो। तीनों ही चीज़ में आपको ध्यान रखना है। सही कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आपने जो पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। अगर क्वेश्चन को गलत किया है तो फिर आप ये चेक करो कि मैं उस क्वेश्चंस को पढ़ते समय मैं किस टाइप से ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने उस क्वेश्चंस को देखा और मैंने उस क्वेश्चन, जैसे सपोज करो आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को देखा, अब उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आप उसको सही आंसर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ये चेक करो कि कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट के अंदर मिसमैच हो रहा है। और ये हर एक टेस्ट के साथ आपको करना है। जब तक कि ये काम नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं सुधरेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि फेब से आपकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और जो टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टेस्ट चलते रहेंगे। अब जिस फैब के अंदर टेस्ट सीरीज चलेगी उसमें आपका सब्जेक्ट तो चलो ठीक है, ओएस तो आप कंप्लीट हो जाएगा, सीओए कंप्लीट हो जाएगा, एक डीबीएमएस है वो आप कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उसके भी टेस्ट, उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि भाई हम तो बैच बहुत पहले से अनाउंसमेंट चल रहे हैं बैच के। देखो, जैसे अगर नमन शर्मा की बात करें तो 35.37 नंबर है, सीमा की बात करें 34 नंबर है, अंकिता 30 नंबर है, और तनुश्री 30 नंबर है, विकास यादव 30 है, 30 मतलब इनमें तो ऊपर नीचे पॉइंटों में रहा, गौरव यादव 36 है, नवीन बिश्नोई 26, गौरव यादव 26, नवीन बिश्नोई 26, हेमलता 25, रामोतार 24, प्रियंका चौधरी 24, गिरीश 22, परवीन 20, सोयल 15, हेमराज 12, राहुल 10। कमी स्टूडेंट ने आपकी टेस्ट दिया था, वो टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने लग भी गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के रूप में बात करें इसकी, नमन शर्मा की बात कर रहे हैं। आपके नंबर हैं 35। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन है? सीमा की बात कर रहे हैं 34। और थर्ड हम बात करें इसकी, अंकिता की बात कर रहे हैं, और कितने नंबर आपके? 30। ठीक है, रैंक की बात करें तो भाई आपके रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये। हर एक टेस्ट में लगभग मैं आपको 3 रैंक आपको यहाँ पे शो करूँगा, और 3 रैंक में भी आपके सामने जो नाम है चेंज होते रहेंगे हर टेस्ट में। अब देखो, यहाँ पे इससे पहले जैसे आज मॉर्निंग में टेस्ट हुआ था एक, है ना, मॉर्निंग जो बैच चल रहा है उसमें देखो सब्जेक्ट टेस्ट के रूप में ये सब्जेक्ट टेस्ट मॉर्निंग का हुआ था। ठीक है, और इस सब्जेक्ट टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें हाईएस्ट नंबर आपके 40 तक गए हैं। तो बेसिकली जब सब्जेक्ट टेस्ट आप देते हो, उस सब्जेक्ट टेस्ट में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, और आपको जो काम करना है वो काम सिर्फ इतना सा काम करना है कि मार्क्स कम आने के पीछे जो मेन रीजन होता है, मेन रीजन ये होता है कि आपने कॉन्सेप्ट जो स्टडी किया है, जो आंसर देते समय आपने कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। प्रॉपर सॉल्यूशन देखना, हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन देखना ज़रूरी है। हर एक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना, और नोट्स कॉपी में उन पॉइंटों को ऐड ऑन कर लेना जिन पॉइंटों पे गलती की। ठीक है, बीच बीच में रैंडम टेस्ट चलते रहेंगे, अब एक दो दिन में रैंडम टेस्ट भी कंडक्ट करवा दूंगा, तो उसमें भी देखना कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से पुट करता है। जो भी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं उसमें 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पीवाई के होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 25 क्वेश्चन पीवाई के होते हैं, 25 से 30, और लगभग आपके
वही 20 से 25 आप कैसे होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो आपके चल रहा है टॉपिक उससे। ठीक है, टेस्ट का लेवल अच्छा था, धीरे धीरे करके टेस्ट का लेवल ऐसा ही रखेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं, हमारे पास है मल्टी लेवल पेजिंग। देखो, इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने पेजिंग के बारे में जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, उस पेजिंग के डिस्कशन में हमने बात की थी कि हमारे पास में जो सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को हम स्टार्टिंग के अंदर ही क्या कर लेते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी में इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो हम करेंगे हमारे पास में एक सेकेंडरी मेमोरी है, जब हम बात करें हमारे पास क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, इक्वल साइज में डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है। ठीक, अब ये जो हमारे पास में जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर अगर बात करें, अब एक छोटा सा पॉइंट समझना, जिसमें कह रहा हूँ हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। इक्वल साइज के पेजेस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो, जब इक्वल साइज के पेजेस में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में जो पर्टिकुलर प्रोग्राम होते हैं, इस प्रोग्राम को हम बेसिकली एग्जीक्यूट करवाने के लिए, हम जब मेन मेमोरी के अंदर लाने की बात करते हैं, हम जब प्राइमरी मेमोरी के अंदर लाने की बात करते हैं, मेन मेमोरी के अंदर लाने की बात करते हैं, तो कंप्लीट प्रोग्राम को ना ला के हम प्रोग्राम के कुछ पार्ट को हम मेन मेमोरी लेके आते हैं, जो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट हमने बात की थी। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम की साइज़ कितनी है, 1 GB है। कितनी साइज़ का प्रोग्राम है, 1 GB प्रोग्राम पे, ये 1 GB प्रोग्राम है। प्रत्येक पेज की साइज़, या मैं कह रहा हूँ पेज की साइज़ जो है, पेज साइज़ जो है या फिर पेज ऑफसेट, पेज साइज़ और पेज ऑफसेट है, वो कितना है, वो है 1 KB। पेज साइज़ और पेज ऑफसेट कितना है, 1 KB, पेज साइज़ या पेज ऑफसेट। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, 2 की पावर 20। अब देखो 2 की पावर 20 यहाँ पे नंबर ऑफ पेज है, 2 की पावर 20 क्या है, नंबर ऑफ पेज है। और नंबर ऑफ पेज का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास में जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जितने नंबर ऑफ पेज होते हैं, इसके लिए एक पेज टेबल बनती है। क्या बनती है, पेज टेबल। और वो जो पेज टेबल है ना, उस कंप्लीट पेज टेबल को हमें कहाँ पे लेके आना पड़ता है, हमें मेन मेमोरी में लेके आना होता है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब सीपीयू के द्वारा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जब सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाएगा। अब हमें पता है सीपीयू क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है, कौन सा, लॉजिकल एड्रेस। और जो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट करता है सीपीयू, उस लॉजिकल एड्रेस में कौन कौन सा पार्ट होता है भाई, लॉजिकल एड्रेस में कौन कौन सा पार्ट होता है, नंबर ऑफ पेज और पेज साइज, पेज ऑफसेट। ठीक है, पी और डी। अगर यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बात करें तो नंबर ऑफ पेज के लिए यहाँ पे कितने बिट होंगे, अगर सीधी उस पेज की बात करें तो नंबर ऑफ पेज के लिए कितने बिट होंगे, नंबर ऑफ पेज के लिए कितने बिट होंगे, 20 बिट। और पेज ऑप्शन कितने बिट होंगे, 10 बिट। भाई यहाँ पे 20 बिट तो ये हो जाएंगे, 10 बिट ही हो जाएंगे। और टोटल लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का हो जाएगा, 30 बिट का। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको स्टडी करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपके पास में ये जो पेज टेबल जो आप दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेज है 2 की पावर 20। अभी जो इतनी बड़ी साइज की जो पेज टेबल है ना, इस बड़ी साइज की पेज टेबल को हमें सबसे पहले मेन मेमोरी में लेके आना होता है। अब जब बड़ी साइज की पेज टेबल को मेन मेमोरी लाने की बात करते हैं, तो वो भी एक बर्डन है। सोच के देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में इसके लिए जो पेज टेबल बन रही है, या हम कह रहे हैं कि इसके इस प्रोग्राम के लिए जो पेज टेबल बन रही है, इस प्रोग्राम के लिए पेज टेबल बन रही है, उस पेज टेबल की साइज़ है, वो पेज टेबल की साइज़ कितनी है भाई, जैसे हम कह रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए पेज टेबल की साइज़ जो है वो कितनी है, 100 MB है। कितनी, 100 MB है। तो 100 MB की पेज टेबल आप जो मेन मेमोरी में मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। आप इतने बड़े साइज की पेज टेबल को मेन मेमोरी में लेके आ रहे हो, क्योंकि जब भी हम इस प्रोग्राम को एक्सेस करने की बात करेंगे, तो प्रोग्राम के लिए जो पेज टेबल है, वो पेज टेबल को हमें मेमोरी में लेके आना होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पेज टेबल के ऊपर एक दूसरी पेज टेबल बना देंगे। क्या कर देंगे,
इस पेज टेबल के ऊपर एक दूसरी पेज टेबल बना देंगे। ये जो पेज टेबल ना, इस पेज टेबल में हमने पेज टेबल बना दिया, जिसकी साइज हमारे पास क्या होगी, जिसकी साइज हमारी कम होगी, जिस साइज कम होगी। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, तो मान चलो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंट्रीज है ना, उस नंबर ऑफ एंट्री की बात करें 0 1 2, इस टाइप से यहाँ पे एंट्रीज कितनी मान के चलो, कितनी है 99। यहाँ पे एंट्रीज हमारे पास कितनी है 99। अब हम क्या करेंगे कि हमें लगेगा कि यार नहीं, ये भी पेज टेबल थोड़ी सी बड़ी बड़ी पेज टेबल है, तो इस पेज टेबल के ऊपर वापस से हम दोबारा पेज टेबल बना देंगे। वापस हम क्या करेंगे, दोबारा पेज टेबल बना देंगे। और वापस से जो दोबारा पेज टेबल बनाने की बात करेंगे, इस टाइम पे हम नंबर ऑफ पेजेस मान चलो हमने कितना रख दिया 1 2 3 4, इस टाइप से हम नंबर ऑफ पेज कितना रख दिया 9। अब ध्यान है, ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, देखो मल्टी लेवल पेजिंग, पेज टेबल पे पेज टेबल बना रहे हैं। जिसमें क्या होगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी पेज टेबल है ना, जब से मान चलो ये जो पेज टेबल है, इस पेज टेबल साइज साइज मान चलो कितनी एमबी है 10 MB। इस पेज टेबल साइज कितने एमबी मान चलो, इस पेज टेबल साइज कितने एमबी है 1 MB, है ना। वन पेज साइज की बात नहीं कर रहा मैं, पेज टेबल साइज की बात कर रहा हूँ। ये समझ लें, जो यहाँ पे जो मैं 10 MB लिख रहा हूँ ना, ये 10 MB इस पूरी पेज टेबल की साइज है, ये 1 MB उस पूरे पेज टेबल की साइज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेज टेबल की साइज है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पेज टेबल के साइज की। और इसी टाइप से यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, पेज टेबल के साइज की। इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारे पास में जो सबसे लास्ट की जो पेज टेबल बनेगी ना, वो लास्ट की पेज टेबल बहुत छोटी साइज की बनेगी। अब हमें क्या करना होगा, हमें मेन मेमोरी में करना, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट लेवल पेज टेबल है, ये फर्स्ट लेवल की पेज टेबल है। ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड लेवल की क्या है, ये पेज टेबल है। इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, इस टाइप से हमारे पास इसकी बात करें तो ये क्या होती है, ये आपकी थर्ड लेवल थर्ड लेवल पेज टेबल होती है। तो अब हमारे पास में बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट ये मिल रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर मेन मेमोरी, जो हमारे पास जो मेन मेमोरी होगी ना, जो हम रैम की बात करेंगे, मेन मेमोरी की बात करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में हम जिस पेज टेबल को लोड करने की बात करेंगे, तो मेन मेमोरी किस पेज टेबल लोड करेंगे, पेज टेबल को इसको लोड करेंगे। फर्स्ट लेवल पेज टेबल को हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी में लोड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेवल पेज टेबल की लोड करने के बाद में ये पता लगेगा भाई आपको सेकंड लेवल पेज टेबल के अंदर कौन सा डेटा एक्सेस करना है। जैसे सेकंड लेवल पेज टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पेज एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस पेज को ही यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, इसके अंदर मेन मेमोरी। और उसके बाद में मुझे मान के चलो एक इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पेज को ही एक्सेस करना पड़ेगा, किसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। तो इससे बेनिफिट ये मिल गया कि अब हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी में हम 100 MB की पेज टेबल को लोड ना करके हम 1 MB की पेज टेबल को लोड करेंगे। इस पेज टेबल से हमें सेकंड पेज टेबल की एंट्री मिल जाएगी, जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर पेज को ही लोड करेंगे। उससे हमें अगले पेज टेबल की एंट्री मिल जाएगी, जिससे हमें उस पेज टेबल को लोड करना पड़ेगा। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम क्या कर रहे हैं, हम मेन मेमोरी में पेज टेबल की साइज को कम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल पेज। एक बार नोट डाउन करो, फिर पॉइंट लिखवाता हूँ।
लास्ट क्लास में जो आपको एक होमवर्क दिया था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, वो आपने कर लिया? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट मैंने पढ़ा भी दिया था ना, और फिर होमवर्क दिया था ना। फ्यूचर वाला मैंने पढ़ाया नहीं था, और फिर ही दिया था ना होमवर्क तो, पढ़ाने के बाद। ठीक है। ये हो गया नोट डाउन भाई? एक बार इस पे कुछ पॉइंट लिखो, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो। पेजिंग में प्रत्येक प्रोग्राम को, प्रत्येक प्रोग्राम को प्रत्येक प्रत्येक प्रोग्राम प्रोसेस को इक्वल साइज, इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड किया जाता है, इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड किया जाता है। और 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 प्रत्येक प्रोग्राम के लिए पेज टेबल क्रिएट की जाती है। प्रत्येक प्रोग्राम प्रोसेस के लिए पेज टेबल क्रिएट की जाती है। पेज टेबल क्रिएट की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो। जब प्रोग्राम की साइज ज़्यादा होती है, जब प्रोग्राम की साइज ज़्यादा होती है, जब प्रोग्राम की साइज ज़्यादा होती है तो पेज टेबल भी, टेबल भी लार्ज साइज की क्रिएट होती है। जिसे
मेन मेमोरी में मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ओवरहेड है ना, ओवरहेड मतलब स्पेस, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा ओवरहेड क्रिएट, ज़्यादा ओवरहेड क्रिएट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। मल्टी लेवल पेजिंग में, मल्टी लेवल पेजिंग में पेज टेबल की साइज ज़्यादा होने पर, पेज टेबल की साइज ज़्यादा होने पर उस पेज टेबल पर, ज़्यादा होने पर पेज उस पेज टेबल पर दूसरी पेज टेबल, उस पेज टेबल पर दूसरी पेज टेबल क्रिएट की जाती हैं और यह कंटिन्यू करते रहते हैं, और यह कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि जिसमें कि लास्ट पेज टेबल, लास्ट पेज टेबल लास्ट पेज टेबल को फर्स्ट लेवल पेज टेबल कहा जाता है। लास्ट पेज टेबल को फर्स्ट लेवल पेज टेबल कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके वही पॉइंट्स है जो आपके डायग्राम में मेंशन है। अच्छा, उसमें होगा क्या, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम मेन मेमोरी में फर्स्ट लेवल पेज टेबल को लोड करते हैं। प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी में फर्स्ट लेवल पेज टेबल को लोड करते हैं। फर्स्ट लेवल पेज टेबल में सेकंड लेवल पेज टेबल का बेस एड्रेस होता है। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड लेवल पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, सेकंड लेवल पेज टेबल में थर्ड लेवल पेज टेबल का बेस एड्रेस होता है, और इस टाइप से हम फाइनल उस पेज पे पहुंच जाते हैं जिस पेज को हमें एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो। प्रोग्राम प्रोसेस के पेज को मेन मेमोरी मेन मेमोरी में प्रोसेस के पेज को मेन मेमोरी में लोड करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले फर्स्ट लेवल पेज टेबल को फर्स्ट लेवल पेज टेबल को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, जिससे हमें जिससे हमें सेकंड लेवल
सेकंड लेवल पेज टेबल का सेकंड लेवल पेज टेबल का बेस एड्रेस मिलता है। बेस एड्रेस मिलता है और आगे और आगे सेकंड लेवल पेज टेबल से सेकंड लेवल पेज टेबल से सेकंड लेवल पेज टेबल से थर्ड लेवल पेज टेबल का बेस एड्रेस मिलता है। थर्ड लेवल पेज टेबल का पेज टेबल का बेस एड्रेस मिलता है। बेस एड्रेस मिलता है और फाइनली और फाइनल पेज टेबल में रियल एक्सेस पेज मौजूद होता है। मौजूद इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है, काम होता है भाई आपका। यहाँ पे होता है काम होता है, इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल पेजिंग। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को मल्टी लेवल पेजिंग बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली जो पॉइंट्स में लिखवाए पॉइंट्स को एक बार वापस से फोकस कर देता हूँ यहाँ पे कैसे काम होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में भाई एक कोई प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को जब हम बात करें, इस प्रोग्राम की साइज है 1 GB। 1 GB साइज का क्या है, प्रोग्राम है। अब ये जो 1 GB साइज प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमने इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक पेज की साइज कितनी है, 1 KB। इक्वल साइज के पेज में डिवाइड कर दिया, प्रत्येक पेज साइज कितनी है, 1 KB। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 20, क्योंकि 1 GB का प्रोग्राम है। तो अगर प्रत्येक पेज की साइज आपके 1 KB है तो मतलब है कि 1 KB के लिए कितने बिट हो जाएंगे, 2 की पावर 10 बिट, तो मतलब 10 बिट हो जाएंगे। और हमारे पास में जो नंबर ऑफ पेज बने वो कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 20। ये सब आपको निकालना आता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई ये जो आपके पास में जो ये प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए हमें इसकी एक पेज टेबल बनानी होती है। अब है ना, यहाँ पे जो इसकी पेज टेबल बनती है, उस पेज टेबल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं। ये हमारी मेन मेमोरी, इस मेन मेमोरी में हम क्या करते हैं, उस पेज टेबल को लोड करते हैं। मान चलो इस पेज टेबल की जो साइज है ना, वो साइज होगी 100 MB, 100 MB की पेज टेबल पड़ेगी। अब है ना, सिर्फ और सिर्फ पेज टेबल है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से पेज नंबर के अंदर प्रोग्राम का कौन सा पार्ट मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब जो 100 MB की जो पेज टेबल है ना, उसको हम जब मेन मेमोरी में लोड करने की बात करते हैं तो ओवरहेड है। भाई मेन मेमोरी की साइज को तो हमें प्रॉपरली यूज करना है। मेन मेमोरी की साइज को हमें क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है, क्योंकि ये मेन मेमोरी तो लिमिटेड साइज की होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पेज टेबल पे, ये जो प्रोग्राम है इसके जो पेज टेबल है, इस पेज टेबल पे हम एक दूसरी पेज टेबल बना देंगे। फिर हम एक इस पेज टेबल फिर हम तीसरी पेज टेबल बना देंगे। जैसे जो हमारे पास में जो मोटी बुक्स होती है, उन मोटी बुक्स के अंदर जो इंडेक्स होता है ना, वो क्या होता है, इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स होता है। सबसे पहले हमारे पास एक प्राइमरी इंडेक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, मोटे मोटे सिर्फ और सिर्फ मेन मेन टॉपिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक पेज का होता है। अब हमें एक पर्टिकुलर एक पॉइंट्स पे जाना होता है, भाई हमें कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, हम उस पॉइंट को मतलब उस टॉपिक को स्टडी करना है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दूसरे इंडेक्स के अंदर सर्च करते हैं। फिर एक सेकंड इंडेक्स होता है बुक्स का, वो सेकंड इंडेक्स होता है ना, उसमें मिलता है पेज की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमें इस पेज को क्या करना है, स्टडी करना है। तो बुक्स जैसे मान चलो एक कोई बुक है, वो 3000 पेज की बुक है। अब 3000 पेज की बुक का अगर हम इंडेक्स मेंटेन करेंगे, तो इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स की साइज 30-35 पेज हो जाएगी। अभी इंडेक्स जो है ना, वो आपको बुक्स में आपको फास्ट सर्चिंग के लिए बनाया जाता है। अब आपका इंडेक्स है वही 30-35 पेज का बन रहा है, तो फास्ट सर्चिंग थोड़ी होगी, वो तो आपकी स्लो सर्चिंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उस 35 पेज के इंडेक्स को हम उसके ऊपर दूसरा इंडेक्स बना देंगे। वो जो दूसरा इंडेक्स बना है ना, वो इंडेक्स का इंडेक्स बना है, उसके अंदर हम एक पेज लेंगे और एक पेज लेके बताएंगे कि भाई ये आगे जो इंडेक्स है ना 35 पेज के, इस इंडेक्स में आपके पास में जो पहला एक पेज है, इससे ये पता लगेगा अब आपको कौन से पेज नंबर के
इंडेक्स से कौन से पेज नंबर पे जाना है टॉपिक को सर्च करने के लिए। तो आपने क्या किया, जो पहला पेज था उस पहले पेज में आपने टॉपिक सर्च किया, उस पे सेकंड पे आप किस पे गए, इंडेक्स पे गए। इंडेक्स से आपको बुक का एक्चुअल पेज मिलेगा जहाँ पे आपका डेटा मौजूद है। इस टाइप का काम ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास में जो फर्स्ट लेवल की पेज टेबल है ना, इसको हम लोड कर देंगे मेन में, छोटी सी पेज टेबल होती है। इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेकंड लेवल पेज टेबल के बेस एड्रेस की, इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी थर्ड लेवल पेज टेबल के बेस एड्रेस की, और इस टाइप से हम फाइनल पेज टेबल पहुंच जाते हैं। और फाइनल पेज टेबल पहुंच के हम उस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर देते हैं जो रियल पेज हमें चाहिए। इससे बेनिफिट सिर्फ इससे बेनिफिट हमें जो मिला है, वो बेनिफिट ये मिला है कि मेन मेमोरी के ओवरहेड को कम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 एमबी का प्रोग्राम, 1 एमबी की तो ये हमारे पास में पेज टेबल है, इसको लोड करना पड़ेगा। फिर मान चलो कि हमारे पास जैसे सपोज करो 5 केबी का हमारे पास में एक ये पर्टिकुलर पेज, इसको लोड करना पड़ेगा, और 5 केबी का इसको लोड करना पड़ेगा। तो इससे हम 100 एमबी के प्रोग्राम को लोड ना करके हम सिर्फ और सिर्फ हम एमबी, छोटे से 1 एमबी, 2 एमबी, 3 एमबी प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। तो ये होता है आपके पास मल्टी लेवल पेज। अब नेक्स्ट एक पॉइंट से आता है जिसके हम बात करते हैं, इन्वर्टेड पेजिंग क्या होता है, समझो भाई। नेक्स्ट मल्टीपल पेजिंग के बाद आता है इन्वर्टेड पेजिंग। इन्वर्टेड पेजिंग है ना, आपके आपके लिए जो मल्टीपल पेजिंग है उसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें यही ध्यान रखना है आपको कि मल्टीपल पेजिंग में बेसिकली काम कैसे होता है। बस इन पॉइंट्स को ध्यान रख लोगे बहुत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मल्टीपल पेजिंग पे बनते हैं, वो गेट लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ फोकस करना काम कैसे करते हैं। अब देखो इन्वर्टेड पेजिंग की बात करते हैं। भाई हमारे पास में अभी तक हम कर क्या रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे जो जो भी प्रोग्राम होते हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम के लिए सेपरेट हम क्या करते हैं, पेज टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक। अब सेकेंडरी मेमोरी में कह रहे हैं हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, एक पहला प्रोग्राम है, एक कोई पर्टिकुलर दूसरा प्रोग्राम है, एक कोई पर्टिकुलर तीसरा प्रोग्राम है। ठीक। कह रहे हैं हमारे पास ये पहला प्रोग्राम है, इसकी पेज टेबल है। फर्स्ट प्रोग्राम है, इसकी पेज टेबल है। हमारे पास सेकंड प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम है। हमारे पास थर्ड प्रोग्राम है, हमारे पास क्या, थर्ड प्रोग्राम। ठीक। अब देखो हर एक प्रोग्राम की अपनी क्या होती है, पेज टेबल होती है। हर एक प्रोग्राम क्या होती है, अपनी एक पेज टेबल होती है। ठीक। सब प्रोग्राम की अपनी अपनी सेपरेट सेपरेट क्या है, पेज टेबल होती है। अभी तक हमने यही सीखा कि पेजिंग के अंदर हम करते क्या है, प्रत्येक प्रोग्राम को हम इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, और प्रत्येक प्रोग्राम के लिए हम उसकी सेपरेट सेपरेट पेज टेबल क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि प्रत्येक प्रोग्राम की सेपरेट सेपरेट पेज टेबल क्रिएट की जाती है। अगर पेजिंग के ड्रॉबैक की बात देखो, इससे इसके पहले अगर देखो यहाँ पे अगर पेजिंग के ड्रॉबैक की बात करें, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, कि अगर पेजिंग के ड्रॉबैक की बात करें, पेजिंग के ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक की बात करें तो पेजिंग का ड्रॉबैक क्या होता है भाई, पेजिंग में प्रत्येक प्रोग्राम के लिए, पेजिंग में प्रत्येक प्रोग्राम के लिए, पेजिंग में प्रत्येक प्रोग्राम के लिए सेपरेट सेपरेट पेज टेबल, पेजिंग में प्रत्येक प्रोग्राम के लिए सेपरेट सेपरेट पेज टेबल क्रिएट की जाती है, क्रिएट की जाती है। ये पॉइंट्स आपको पेजिंग ध्यान रखना, प्रत्येक प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आपकी अलग अलग पेज टेबल बनती है पेजिंग के अंदर। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वर्टेड पेजिंग। अब इन्वर्टेड पेजिंग ये कहता है कि भाई आप क्या ना, आप प्रत्येक प्रोग्राम की सेपरेट सेपरेट पेज टेबल मत बनाओ। आप क्या करो, आप एक ग्लोबल पेज टेबल बनाओ। आप क्या बनाओ, एक ग्लोबल पेज टेबल बनाओ, और ग्लोबल पेज टेबल में ही सारे प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन, सारे
जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब प्रोग्राम के लिए पेज टेबल आप एक ही बनाओ। यहाँ पे हमारे पास में हम क्या करते हैं, सभी प्रोग्राम के लिए एक ही पेज टेबल बनाते हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं, देखो इसको हम कहते हैं ग्लोबल पेज टेबल, ग्लोबल पेज टेबल, ठीक है? अब जैसे कह रहे ग्लोबल पेज टेबल में कह रहे भाई, हम कह रहे सबसे पहले कह रहे पेज नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें, सबसे बात करें पेज नंबर की, किसकी बात करें? पेज नंबर की बात करें, ठीक। और सेकंड हम किसकी बात करें? सेकंड बात करें प्रोसेस की आईडी की, प्रोसेस आईडी पूरा लिख देता हूँ उसको ना, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी, ठीक। इसकी बात कर लेते हैं, मतलब जैसे मान के चलो इसकी इसकी हम प्रोसेस आईडी मान लेते हैं, जिस प्रोसेस आईडी इसकी मान लेते हैं, प्रोसेस आईडी क्या है इसकी? इसकी प्रोसेस आईडी 1 है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है? इसकी प्रोसेस आईडी 3 है, और इसकी प्रोसेस आईडी कौन सी है? इसकी प्रोसेस आईडी कौन सी है? 2, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोसेस आईडी के बेस पे हम एक ही पेज टेबल में सारे के सारे प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं। जैसे कैसे मेंटेन करेंगे, एक पॉइंट समझना। हम कह रहे हैं पहला जो P1 पेज नंबर है वो किसका है? वो प्रोसेस आईडी फर्स्ट का है। हम कह रहे हैं हमारे पास जो P1 पेज नंबर है वो किसका है? वो प्रोसेस आईडी किसका है? थर्ड का है। हम कह रहे हैं हमारे पास में यहाँ पे जो P2 पेज नंबर है वो किसका है? वो प्रोसेस आईडी फर्स्ट का है। हम कह रहे हैं हमारे पास में भी जो P3 पेज नंबर है वो किसका है? वो प्रोसेस आईडी सेकंड का है। हम कह रहे हैं हमारे पास में जो भी P2 पेज नंबर है वो किसका है? वो प्रोसेस आईडी किसका है? मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ही पेज टेबल मेंटेन कर रहे थे ना। इससे पहले प्रत्येक प्रोग्राम के लिए अलग अलग पेज टेबल मेंटेन की जा रही थी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड पेज में क्या होता है, प्रत्येक प्रोग्राम के लिए अलग अलग पेज टेबल मेंटेन ना करके सभी प्रोग्राम के लिए एक ही ग्लोबल पेज टेबल मेंटेन करते हैं, ठीक है? ये बोलते, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल। नोट डाउन कीजिए, इन्वर्टेड पेज टेबल। जैसे इसके अलावा यहाँ पे होती है फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर हम कह रहे भाई हमारे पास में F1 फ्रेम है, F2 फ्रेम है, F3 फ्रेम है, F4 फ्रेम है, F5 फ्रेम, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास कैसे मेंटेन होती है, यहाँ पे आपके पास ग्लोबल पेज टेबल मेंटेन होती है भाई। और यहाँ पे ग्लोबल पेज टेबल होती है, उसमें सभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आपको सेपरेट सेपरेट पेज टेबल क्रिएट करने की जरूरत है नहीं होती। हो गया नोट डाउन? तो यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम इतना सा काम कर रहे हैं कि इन्वर्टेड पेज टेबल में प्रत्येक प्रोग्राम की सेपरेट सेपरेट पेज टेबल मेंटेन ना करके एक ग्लोबल पेज टेबल मेंटेन करते हैं, जिसमें भी सभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है? तो लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे। इन्वर्टेड पेज टेबल में, इन्वर्टेड पेज टेबल में प्रत्येक प्रोग्राम की, है ना, प्रत्येक प्रोग्राम प्रोसेस, आप प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस अब समझ चुके हो ना अच्छे से? प्रत्येक प्रोग्राम प्रोसेस की सेपरेट 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 पेज टेबल
सेपरेट सेपरेट पेज टेबल क्रिएट ना करके एक एक ग्लोबल एक ग्लोबल पेज टेबल क्रिएट की जाती है। एक ग्लोबल पेज टेबल क्रिएट की जाती है जिसमें सभी सभी जिसमें सभी जिसमें सभी प्रोग्राम प्रोसेस की जिसमें सभी प्रोग्राम प्रोसेस की पेज टेबल एक साथ मौजूद होती है। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपके पास में जो प्रत्येक जो प्रोग्राम है उस प्रत्येक प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, हम अलग अलग पेज टेबल क्रिएट ना करके हम क्या करेंगे, उसकी एक ही पेज टेबल क्रिएट कर दें जिसको हम ग्लोबल पेज टेबल कहते हैं। और जो ग्लोबल पेज टेबल है वो ग्लोबल पेज टेबल के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, सब प्रोग्राम की मेंटेन की जाएगी इन्फॉर्मेशन। जैसे ये रहा एक ही पेज टेबल के अंदर आपको देखो प्रोसेस आईडी फर्स्ट की पेज 1 है, प्रोसेस आईडी थर्ड का पेज 1 है, प्रोसेस आईडी फर्स्ट का पेज 2 है, प्रोसेस आईडी सेकंड का पेज 3 है, प्रोसेस आईडी सेकंड का पेज 2 है। तो एक ही पेज टेबल में आपने क्या किया, सभी प्रोग्राम के लिए पेज टेबल को मेंटेन कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को इन्वर्टेड पेज टेबल कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टेक्निक्स की जो हम बात करते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब देखो सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें प्रोग्राम को हम इक्वल साइज के पेज में डिवाइड ना करके डिफरेंट डिफरेंट साइज के सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। देखो समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट समझो कि सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, हमारे पास में पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम इक्वल साइज के पेज में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम कहते हैं भी इक्वल साइज के पेज में डिवाइड कर दें। लेकिन जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम कहते हैं भी हमारे पास में एक प्रोग्राम ये है, ठीक है, हमारे पास में एक प्रोग्राम ये है, हमारे पास में एक प्रोग्राम ये है, हमारे पास में एक प्रोग्राम ये है, हमारे पास एक प्रोग्राम ये। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेस, देखो इसको मैं डायरेक्टली प्रोसेस लिख देता हूँ, मैं डायरेक्टली प्रोसेस लिख देता हूँ। हम कह रहे भी प्रोसेस फर्स्ट है, हम कह रहे भी हमारे पास ये प्रोसेस सेकंड है, प्रोसेस सेकंड, हम कह रहे भाई ये प्रोसेस थर्ड है, प्रोसेस क्या है, थर्ड है, हम कह रहे भैया प्रोसेस फोर्थ है, प्रोसेस क्या है, फोर्थ है, हम कह रहे भाई हमारे पास यहाँ प्रोसेस क्या है, फिफ्थ है, प्रोसेस क्या है, फिफ्थ है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कह रहा कि हमारे पास जो अलग अलग जो प्रोग्राम है सेकेंडरी मेमोरी में, इन सभी प्रोग्राम की साइज भी आपकी अलग अलग होती है। कह रहे भाई हमारे पास में ये जो प्रोग्राम है ना, इसकी साइज 500 KB है। कितनी KB है भाई, 500 KB। हम कह रहे इस प्रोग्राम की साइज कितनी है, 700 KB। हम कह रहे भाई इस प्रोग्राम की साइज कितनी है, इस प्रोग्राम की साइज है 300 KB, 300 KB। हम कह रहे भाई हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की साइज कितनी है, 400 KB है। कह रहे हैं भाई हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की साइज कितनी है, 600 KB है। कितनी है, 600 KB। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रोग्राम की साइज भी आपकी अलग अलग होती है, और ये रियल है। जितने प्रोग्राम होते हैं ना उन प्रोग्राम की साइज अलग अलग होती है। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्रत्येक प्रोग्राम की साइज अलग अलग होती है, ये फैक्ट है। अब प्रॉब्लम ये देखो पेजिंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या है कि पेजिंग के अंदर जब हम हमारे प्रोग्राम को इक्वल साइज के पेज में तोड़ रहे हैं, जैसे ये कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ पेजिंग के लिए हम इक्वल साइज के पेज में तोड़ रहे हैं।
इक्वल साइज़ क्या कर रहे हैं, पेज में तोड़ रहे हैं, इक्वल साइज़ के पेजेस में तोड़ रहे हैं। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे पास ये क्या है, ये प्रोसेस फर्स्ट है, ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस फर्स्ट है। अब इक्वल साइज़ के पेज में तोड़े तो हम कह रहे हैं भाई हमारे पास में ये क्या है, ये हम जैसे हमारे पास ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, जैसे हम पेज की बात कर लेते हैं ना, हम बात कर लेते हैं पेज की, पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज है, पाँचवा पेज है, छठा पेज है, सातवां पेज है। और देखो मैं कह रहा हूँ प्रत्येक पेज की साइज़ है ना, ये कितनी है, 1 KB है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे, 500 पेज हो जाएंगे भाई। इसमें तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, 1 KB की पेज है तो 500 पेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 500 पेज के अंदर जो आप प्रोग्राम को तोड़ रहे हो ना, ये प्रोग्राम को तोड़ने का जो तरीका है ना, ये आपका लॉजिकल वे है। मतलब कि ठीक है, कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ठीक है प्रोग्राम है, उसको हमने पेज में तोड़ दिया। लेकिन जब रियल में प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो रियल में जो प्रोग्राम होता है, जो रियल में प्रोग्राम की बात करते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे पार्ट मौजूद होते हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे पार्ट मौजूद होते हैं। अब कोई बता सकता है प्रोग्राम में मेन मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे किसी प्रोग्राम बात करें तो प्रोग्राम में मेन मेन कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर जनरली आपके कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिलेगा, मैं सिंपल नॉर्मल प्रोग्राम बात कर रहा हूँ। जैसे जनरली बात करें तो हम कहते हैं प्रोग्राम के अंदर हमारे पास में जनरली हमारे पास हम कहते हैं भाई एक तो कोड एरिया होता है, एक स्टैक एरिया होता है, एक डेटा एरिया होता है, फिर ना इसके अलावा जैसे एक हीप एरिया होता है। इस टाइप से हमारा जो प्रोग्राम होता है ना वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। प्रोग्राम क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। अच्छा जिस कोड एरिया की बात करूँ तो कोड एरिया में कह रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या होता है, आपके आपके फंक्शन होते हैं। सॉरी कोड एरिया में क्या, कोड एरिया में बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास में ये फंक्शंस हमारे पास किसी स्टैक एरिया में आ जाएंगे। फंक्शंस की बात करें, मेथड की बात करें, स्टैक एरिया में यहाँ पे डेटा आ गया आपका, यहाँ पे आपका क्या हो गया, डेटा आ गया। ठीक है, इसके अलावा अदर जो कोड एरिया होता है वो किस में होता है, वो यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कोड। इस टाइप से हमारे पास जो प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम हमारे पास अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे प्रोग्राम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है ना, तो उस प्रोग्राम को अगर हम रियल में अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम इस टाइप से डिवाइड होता है। अब इसमें हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो पहला जो पार्ट है, ये जो हमारे पास जो पहला पार्ट है, ये पार्ट है, इस पार्ट को मान चलिए कितना कितना MB, ये कितना KB का, 100 KB का। ठीक है, मान चलो ये कितना KB का है, ये आपका 150 KB का, 150 KB का। ये कितना KB का, ये 150 का। ये कितना KB का, ये 250 KB का। इस टाइप से आपका जो प्रोग्राम होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, और अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग पार्ट्स की साइज भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो आपका तरीका है ना, ये तरीका आपको बताता है कौन, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन ये कहता है कि आपका जो प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या करो, उसको सेकेंडरी मेमोरी में अलग अलग पार्ट में तोड़ो। प्रोग्राम की साइज के अकॉर्डिंग तोड़ो, आप उसको पेजेस के अकॉर्डिंग मत तोड़ो। आप तो प्रोग्राम की साइज के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में तोड़ो, और प्रोग्राम की साइज के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाता है ना, इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो धरना सेगमेंटेशन के अंदर अब देखो धरना, ये प्रोग्राम का अलग अलग पार्ट है, प्रोग्राम का अलग अलग पार्ट है। अब प्रोग्राम का जब अलग अलग पार्ट है ना, इस अलग अलग पार्ट्स को जो आपने यहाँ पे तोड़ दिया, उसके बाद में जब अलग अलग पार्ट्स को आप मेन मेमोरी में लेके आते हो, है ना, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स को जब आप मेन मेमोरी में लेके आते हो, मेन मेमोरी में लेके आते हो, तो मेन मेमोरी के अंदर हम बात करते हैं भाई हमारे पास मेन मेमोरी होती है, वो क्या होती है, वो हमारे पास में फिक्स साइज की होती है। अब मान के चलो मेन मेमोरी के अंदर जो पहला ब्लॉक है ये 150 KB का ब्लॉक है, और इसमें अगर आप ये कोड एरिया लेके आए, और कोड एरिया की साइज कितनी है भाई, कितनी है, 100 KB, 100 KB साइज है। कोड की साइज कितनी है, 100 KB साइज है। अच्छा, उसके बाद मान चलो ये हमारे पास जो साइज है, ये हमारे पास साइज है, ये मान चलो इसमें हम किसको लेके आ गए, स्टैक एरिया को, जैसे ये प्रोग्राम इसके स्टैक एरिया को लेके आ गए। ठीक, फिर हमने मान चलो इस एरिया में किसको लेके आ गए, डेटा एरिया को लेके आ गए। ठीक,
तो अब मान के चलो हमारे पास, हम जैसे हम करेंगे, हम डेटा एरिया को लेके आ गए, यहाँ पे हम डेटा एरिया को लेके आ गए, डेटा एरिया है ना। यहाँ हम किसको लेके आ गए, यहाँ पे हम स्टैक एरिया को लेके आ गए, स्टैक एरिया। तो अब एक हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम को समझना कि यहाँ पे जब हम किसी प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं, जब हम किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी लेके आ रहे हैं, तो मेन मेमोरी में लाने के बाद में अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये है कि हम हमारे प्रोग्राम को, जैसे आप ऐसे इस प्रोग्राम को ऐसे रख लो, ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, इसको आप है ना, इसके तीनों एरिया को एक साथ रख लो, है ना, तीनों एरिया को एक साथ रख लो। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये एरिया होगा, कोड एरिया हो गया, स्टैक एरिया होगा, डेटा एरिया हो गया, डेटा एरिया हो गया, ठीक। कोड एरिया की साइज़ कितनी है, जैसे कोड एरिया की साइज़ कितने, 100 KB है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान चलो ये जो मेमोरी ब्लॉक है, ये मेमोरी ब्लॉक जैसे 150 KB है, 150 KB। और ये मेमोरी ब्लॉक कितना है, ये 150 KB। अब यहाँ पे हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आनी आनी स्टार्ट होगी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी कि जो साइज़ है ना 150 KB है, जबकि इसकी साइज़ कितनी है, 150 है, ये तो समाहित हो जाएगा। और इसकी साइज़ कितनी है, ये वापस से आपकी वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो आपके पास में पहले आ रही थी। और पहले जो प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रॉब्लम क्या थी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब होता है कि सेगमेंटेशन होता है ना, वो सेगमेंटेशन क्या करता है कि वो ये कहता है कि आप तो अपने प्रोग्राम को अलग अलग साइज के सेगमेंट में डिवाइड कर दो, अलग अलग साइज के सेगमेंट में डिवाइड कर दो, किस में, मेन मेमोरी में। और अलग अलग साइज के सेगमेंट के अंदर मेन मेमोरी डिवाइड करके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करवाओ, तो अलग अलग सेगमेंट की साइज के अकॉर्डिंग उसको कहाँ पे लेके आओ, अलग अलग सेगमेंट की साइज के अकॉर्डिंग उसको मेन मेमोरी में लेके आओ। और जब अलग अलग सेगमेंट की साइज के अकॉर्डिंग उसे मेन मेमोरी में लेके आते हैं, तो वापस से हमारे पास में एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेज होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में दोबारा से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है, बट हाँ, ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। फिर राहुल, पेजिंग का ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट में ये लिखवाया था कि पेजिंग के अंदर क्या होता है, प्रत्येक प्रत्येक प्रोग्राम प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल बनाई जाती है।
कर लीजिए, हो गया नोट डाउन। देखो इसको थोड़ा सा और इजी वे में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए समझो कि एक्चुअल में यहाँ पे इस प्रोग्राम इसके अंदर सेगमेंटेशन के अंदर सीपीयू किस टाइप से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, इस कॉन्सेप्ट को और समझोगे। हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आपको ये और चीज़ समझनी है कि सीपीयू किस टाइप से यहाँ पे रियल में यहाँ पे सीपीयू किस टाइप से क्या करते हैं, इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, देखो हमने सबसे पहले बात की कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, इक्वल साइज के सेगमेंट में तोड़ देते हैं। किसमें? सेगमेंटेशन के अंदर। सेगमेंटेशन के अंदर जो प्रोग्राम है, इसको हम इक्वल साइज के सेगमेंट में तोड़ देते हैं। अब हमारे पास में जो प्रोग्राम है ना, ये जो प्रोग्राम है जिसको हम प्रोसेस कह रहे हैं, ये प्रोसेस इक्वल साइज सॉरी अलग अलग साइज के सेगमेंट में टूटे हुए हैं। ठीक, अब है ना, यहाँ पे जब सीपीयू किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सेस करने की बात करेगा, सीपीयू द्वारा जब कोई सेगमेंट एक्सेस किया जाएगा, सीपीयू द्वारा जब कोई सेगमेंट एक्सेस किया जाएगा, तो सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा। सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा, और वो एड्रेस जो होगा ना, वो एड्रेस बेसिकली क्या होगा, उस एड्रेस में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एस की और डी की। किसकी बात करेंगे? एस की और डी की। यहाँ पे एस जो है ना, वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट नंबर। और यहाँ पे डी क्या होगा? सेगमेंट, सेगमेंट ऑफसेट। डी क्या होगा? सेगमेंट ऑफसेट। ठीक, जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में भाई 5 प्रोग्राम है। अब इस 5 प्रोग्राम करें, ये जो है ना, ये आपका पहला सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है? पहला सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है भाई आपका? दूसरा सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है भाई आपका? तीसरा सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है भाई आपका? चौथा सेगमेंट है। और ये कौन सा सेगमेंट है भाई आपका? पांचवा सेगमेंट। आपके पास कितने सेगमेंट है? 5 सेगमेंट। अब मान के चलो कि ये सीपीयू है ना, इसको क्या करना है, इसको तीसरे नंबर के सेगमेंट को एक्सेस करना है। तो तीसरे नंबर को सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए ये क्या करेगा, सेगमेंट का एक नंबर जनरेट करेगा। और सेगमेंट नंबर मतलब भाई हमारे पास कौन सा सेगमेंट है? तीसरे नंबर का सेगमेंट है। अब तीसरे नंबर का सेगमेंट है ना, इसके अंदर तो भाई 300 केबी का प्रोग्राम है। आपको 300 केबी के प्रोग्राम में किस पार्ट को एक्सेस करना है? 300 केबी प्रोग्राम में किस पार्ट को एक्सेस करना है? और जिस पार्ट को एक्सेस करने की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफसेट। अब ये जब सीपीयू जब ये सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट जनरेट करेगा, तो क्या डायरेक्टली डेटा यहाँ से उठा लेगा? क्या डायरेक्टली डेटा इससे उठा लेगा क्या? नहीं उठाएगा। तो फिर डेटा कहाँ से उठाएगा? डेटा तो ये मेन मेमोरी से ही उठाएगा। डेटा कहाँ से उठाएगा? डेटा तो ये मेन मेमोरी से ही उठाएगा। तो मेन मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, इन सेगमेंट को ट्रांसफर करते हैं। मेन मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, सेगमेंट्स को हम मेन मेमोरी के अंदर इन सेगमेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। अब मेन मेमोरी में सेगमेंट को ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास में मेन मेमोरी में भाई हम कहते हैं हमारे पास ये मेन मेमोरी, ये क्या है, ये मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में सेगमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई जैसे फ्रेम नंबर फर्स्ट है, ये पहली फ्रेम है, ये क्या है, ये दूसरी फ्रेम है, ये क्या है, ये तीसरी फ्रेम है, ये क्या है, ये चौथी फ्रेम है, ये क्या है, ये पांचवी फ्रेम। तो इसमें ट्रांसफर कैसे करेंगे? इसमें ट्रांसफर करेंगे, एक तो क्या हम बात करेंगे इसकी सेगमेंट नंबर की, और किसकी बात करेंगे, सेगमेंट लिमिट या ऑफसेट लिमिट। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं S1 जो सेगमेंट है, S1 जो सेगमेंट है जिसकी लिमिट 500 KB है, उसको हमने उसको किसकी S1 सेगमेंट को F1 फ्रेम में रखा है। फिर हम कह रहे हैं कि S2 सेगमेंट है, उस S2 सेगमेंट्स की साइज़ कितनी है, 700 KB है, उसको हमने कहाँ रखा है, F2 में। फिर हम कह रहे हैं S4 जो सेगमेंट है, उस S4 सेगमेंट को हमने कहाँ रखा है, F3 में। फिर हम कह रहे हैं S3 जो सेगमेंट है, उस S3 सेगमेंट को हमने कहाँ रखा है भाई, तो ये तो लिमिट है, ये तो साइज़ है। किस फ्रेम में रखा है, देखो ये फ्रेम नंबर है, ये फ्रेम नंबर है, ये क्या है, ये फ्रेम नंबर है, ये क्या होती है, फ्रेम नंबर होती है, फ्रेम नंबर होती है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेन मेमोरी के अंदर पहली फ्रेम के अंदर हम S1 सेगमेंट को रख रहे हैं, दूसरी फ्रेम के अंदर हम S2 सेगमेंट रख रहे हैं, तीसरी फ्रेम के अंदर हम S4 सेगमेंट रख रहे हैं, चौथी फ्रेम के अंदर S3 सेगमेंट को हम रख रहे हैं। अब जैसे मान चलो कि सीपीयू ने यहाँ पे एड्रेस जनरेट किया, और सीपीयू ने एड्रेस किस टाइप जनरेट किया, थोड़ा सोचा। देखो सीपीयू ने एड्रेस किया कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 1 सेगमेंट चाहिए,
वन वन का सेगमेंट चाहिए। वन वन मतलब क्या होगा? 3, मतलब S3 सेगमेंट चाहिए। S3 मुझे सेगमेंट चाहिए, ठीक है। S3 सेगमेंट चाहिए। अच्छा, S3 सेगमेंट्स के अंदर मुझे डेटा कौन सा चाहिए? डेटा कौन सा चाहिए? तो डेटा के लिए मान चलो यहाँ पे हम कह रहे हैं डेटा जो है ना, उस डेटा के लिए हम कह रहे हैं कि मान के चलो इसने एक एड्रेस जनरेट किया, मुझे डेटा चाहिए 101116 यहाँ से डेटा चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस, ये जो पर्टिकुलर S3 सेगमेंट, ये जो पर्टिकुलर S3 सेगमेंट है, इस S3 सेगमेंट्स के अंदर तो आपके 300 केबी का डेटा है। उस 300 केबी के डेटा में से रियल में कौन सा डेटा चाहिए वो कौन बताएगा? डी बताएगा। रियल में कौन डेटा चाहिए वो कौन बताएगा? डी बताएगा, जिसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफसेट। तो अब हमने सीपीयू के द्वारा जनरेट किए गए एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा हमने कहाँ से उठाया? डेटा हमने कहाँ से उठाया? मेन मेमोरी है ना। सीपीयू एड्रेस जो जनरेट करता है वो एड्रेस हमेशा और हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है, जिसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये जो सीपीयू का एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस है। और लॉजिकल एड्रेस किसका होता है? ये लॉजिकल एड्रेस होता है यहाँ का, सेकेंडरी मेमोरी का। और लॉजिकल एड्रेस में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को हमने S3 सेगमेंट का नंबर दे रखा है। तो सीपीयू ने क्या किया, मुझे S3 सेगमेंट चाहिए, और S3 सेगमेंट्स के अंदर तो आपके 300 केबी का डेटा है। S3 सेगमेंट 300 केबी का डेटा में से सीपीयू को कौन सा डेटा चाहिए, वो डेटा कहाँ से पता लगेगा? वो डेटा इस सेगमेंट ऑफसेट से पता लगेगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशन में ये काम करते हैं। और ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, जिसमें हम प्रोग्राम को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड ना करके डिफरेंट डिफरेंट साइज के सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट साइज के सेगमेंट को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट साइज के सेगमेंट है। इस सेगमेंट साइज 500 है, इसकी 700 है, इसकी 400, इसकी 300, अलग अलग साइज के सेगमेंट है। और अलग अलग साइज के सेगमेंट्स की वजह से इस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन के अंदर वापस से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम आकर हो जाती है, ठीक है। तो नोट डाउन। देखो, हीप एरिया जो होता है, बेसिकली हीप एरिया की बात करें तो रन टाइम पे कुछ कुछ हमें एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करना पड़ता है। जैसे रन टाइम पे अगर हम बात करें, जावा की बात करें, जावा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा के जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, जावा प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो हीप एरिया में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हीप एरिया, कोड एरिया, डेटा एरिया, स्टैक एरिया, ये जो अलग अलग पार्ट्स के एरिया है, इनको आप बहुत ज़्यादा डेप्थ से जो स्टडी करते हो डीएसए वगैरह के अंदर करते हो, डीएसए में फिर इनको और ज़्यादा डेप्थ से पढ़ोगे। यहाँ पे तो मेरे टॉपिक्स के अंदर इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो प्रोग्राम होता है ना भाई, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब बार बार आप प्रोग्राम की बात करते हो ना, तो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, और रियल में प्रोग्राम की साइज भी अलग अलग होती है। हो गया नोट डाउन? चलिए जी, नोट डाउन करो। पॉइंट लिखो इसमें। लिखो पहला पॉइंट, सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है।
जिसमें कि प्रोग्राम को अलग अलग साइज के लॉजिकल सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। प्रोग्राम को अलग अलग साइज के लॉजिकल सेगमेंट में तोड़ा जाता है। अलग अलग साइज के लॉजिकल सेगमेंट में तोड़ा जाता है। ठीक है, फिर लिखो सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस के रूप में सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस के रूप में सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट जनरेट किया जाता है। सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट जनरेट किया जाता है जिसे जिसे फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी से एक्सेस किया जाता है। एक्सेस किया जाता है ना। सीपीयू हमेशा एड्रेस जनरेट करता है, वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस है ना। सीपीयू द्वारा जनरेट किए गए एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस होते हैं। और वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस किसका एड्रेस होता है? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है। जबकि डेटा सीपीयू कहाँ से उठाता है? फिजिकल एड्रेस से या फिर मेन मेमोरी के एड्रेस से। ठीक है, मेन मेमोरी से डेटा उठाता है। ठीक है, अच्छा लिखो, अगला पढ़ लिखो। सेगमेंटेशन में अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के सेगमेंट होने के कारण सेगमेंटेशन में अलग 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 साइज के साइज के सेगमेंट होने के कारण अलग अलग साइज के सेगमेंट होने के कारण एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अकर होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अकर होती है। अलग अलग साइज के सेगमेंट होने के कारण किसकी प्रॉब्लम अकर होती है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होती है। तो ये आपका टॉपिक था सेगमेंटेशन। और इसी के साथ आपका मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कंटिन्यू नॉन कंटिन्यू मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है। साथ में मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो चलेगा वो चलेगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी का किस टाइप से कैसे काम में लिया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम बात करेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पे हमारे पास में अभी तक जिस कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया उसमें हमने मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहले हमने कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस की बात की। कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन में हमने सबसे पहले बात की फिक्स्ड पार्ट स्कीम। फिक्स्ड पार्ट स्कीम में हमने बात की हमारे पास क्या होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फिर वेरिएबल पार्ट स्कीम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखा। फिर नॉन कंटेंशनल हमने पेजिंग की बात की। पेजिंग की बात हमने पेजिंग के ऊपर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात की। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास मल्टीपल पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया, इन्वर्टेड पेजिंग कॉन्सेप्ट आया, सेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट आया। जो सारे पार्ट्स हमने स्टडी कर लिए हैं। और यहाँ पे आपका मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर प्राइमरी मेमोरी फिजिकल मेमोरी का मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके सारे की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और साथ में भी आपके टोटल 3 सब्जेक्ट टेस्ट भी कंडक्ट किए जा चुके हैं। 3 सब्जेक्ट टेस्ट हो गए ना। 3 सब्जेक्ट टेस्ट के साथ में आपके एक रैंडम टेस्ट भी हो चुका है। एक 2 रैंडम टेस्ट आपके और करवा देंगे। सब्जेक्ट टेस्ट आपका एक और हो जाएगा। तो साथ ही साथ जो आप स्टडी कर रहे हो उसके साथ आप अपने आप को एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी तैयार करते रहो। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने 2026 का एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया। और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया तो आपके एग्ज़ाम की डेट तो पहले फिक्स थी, 22, 23
अगस्त। अभी कोई शंका एग्ज़ाम को लेके? 22-23 अगस्त को एग्ज़ाम करवा देगा आलोक राज जी। तो इसलिए अभी से डेडिकेशन से तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, एग्ज़ाम का जो टाइम होता है ना, बहुत फास्ट निकलता है। अब जो ये महीने है ना, ये आपको इतनी फास्ट घोड़े की तरह दौड़ेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब निकल गया टाइम। तो इसलिए आप सिर्फ इस चीज़ फ़ोकस मत करो कि हमें सब्जेक्ट कंप्लीट करना, नहीं। अब तो इस चीज़ फ़ोकस करो कि सब्जेक्ट है ना, उसको हमें साथ के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग करना है। सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड की प्रिपरेशन करनी है, सारे टेस्ट देने हैं, टेस्ट का सबका सॉल्यूशन देखना है। जैसे आज आज ही टेस्ट में सॉल्यूशन करवाऊँगा। सॉल्यूशन लाइव जुड़ के देखा करो, क्योंकि उससे एक माइंडसेट में ये क्लियर होता है कि यार हमने जो गलती की है और सर जो समझाना चाह रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। अब जिस टेस्ट में आपके नंबर हैं, वो नंबर आपके कम आते हैं, तो आपने क्या किया होगा, क्वेश्चंस में गलती की होगी। तो आपकी जो गलतियाँ हैं ना, उन गलतियों को आप लाइव सॉल्यूशंस में आप चेक किया करो, कहाँ पे कौन-सी गलती हुई है, ठीक है? और यही यही तरीका होता है सक्सेस का। होता है ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का शॉर्टकट सिर्फ मेहनत है। मेहनत करो, अच्छे लेवल से मेहनत करो, बढ़िया लेवल से मेहनत करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी, गारंटी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में अगले कॉन्सेप्ट बात करेंगे। थैंक यू।